थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है, और केमिस्ट्री विच रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो कुल मिला के बात ये समझ लीजिए कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो भी हीट का एक्सचेंज होगा, है ना, हीट का एक्सचेंज, दैट इज हीट लॉस्ट और हीट गेन, इज नोन एज व्हाट, थर्मोकेमिस्ट्री। तो हम लोग उससे थर्मोकेमिस्ट्री कहेंगे, और थर्मोकेमिस्ट्री में ही हम लोग पढ़ेंगे, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच, ठीक है, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के हीट एक्सचेंज, दैट इज एनर्जी के एक्सचेंज का बात करेंगे बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री। अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए, तो यहां पे फिर लिखिएगा ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ब्लर हो रहा है बाबू, इधर तो मेरा सही आ रहा है, इधर तो नेट सही है मेरा। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ exchange of exchange of heat energy between system and surrounding is known as thermochemistry. Okay, is known as thermochemistry. It mainly deals with enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction mainly deals with enthalpy of reaction. Okay, and it's determined with the help of enthalpy of other reaction. Okay, तो ये कंडीशन आप याद रखो। अगर एक रिएक्शन का आपको इंथैल्पी निकालना है, इंथैल्पी मतलब क्या, वो डेल्टा एच को इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन का इंथैल्पी निकालना है तो आप किसी और रिएक्शन के हेल्प से उसका इंथैल्पी निकाल सकते हैं, और जिसमें उसका यूज करिएगा वहां पे एक लॉ है, मतलब बोलते हैं उसको हेस लॉ। तो आप हेस लॉ का यूज करके एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन का हीट एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब समझ, सपोज कोई एक रिएक्शन सीक्वेंस में चल रहा है, उसमें से किसी किसी रिएक्शन का आपको दे रखा है और नेट किसी का पूछा, तो बाय यूजिंग हेस लॉ, ठीक है, हेस लॉ, ठीक। तो आप ये निकाल सकते हैं, enthalpy of other reaction using Hess law. Hess law कहने का मतलब ये है कि जैसे जब राम एंड रावण के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, तो राम के साइड से ऐसे तीर जा रहा था, ये राम जी ने तीर चलाया, लक्ष्मण तीर चला रहा था, सुग्रीव, बहुत सारे थे इधर, ठीक है, और इनके सेना में बहुत सारे लोग थे, वो लोग भी तीर चला रहे होंगे। ये सब क्या अपने एक दूसरे को थोड़ी मार रहा था, ये सब अटैक कर रहा था ना, ग्रुप ऑफ रावण। और रावण तो ऐसा नहीं था चुपचाप बैठा था, बहुत पावरफुल था, ये बोला रुक हम बताते, तो ये भी चलाना चालू किया, है ना। इसके टीम में बहुत बलवान बलवान पावरफुल लोग थे, ठीक है, इधर से भी आ रहा है,
ठीक है, समझ गए? ग्रुप ऑफ राम एंड ग्रुप ऑफ रावण, ठीक है। इधर का जितना इस टीम में जो भी लोग है वो अपने आपस में एक दूसरे को मारेगा नहीं, ये बात समझ लीजिए। और जो रावण के टीम में वो भी आपस में एक दूसरे को नहीं मारेगा, मतलब रावण के टीम में का एक एक मेंबर अटैक कर रहा है किस पे, राम के टीम के मेंबर पे और राम के ऊपर भी। और राम जी का जो टीम है इसमें से जो एक एक मेंबर है वो अटैक कर रहे हैं रावण के टीम के ऊपर, अंडरस्टैंड? तो अब आप देखिए कंडीशन क्या हुआ, इन सभी का जो पावर है उसको आप इंडिविजुअल पावर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इधर से इन सभी का जो पावर है इन सभी को इंडिविजुअल पावर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब हर एक एरो का जो पावर है, ठीक है, उसको आप एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं और डायरेक्टली ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। मतलब ये रिजल्टेंट एक एरो जा रहा है फ्रॉम राम जी के ग्रुप से, ठीक है, और ये रावण के ग्रुप से भी एक रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। और जब कभी एरो आपस में से टकराएगा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो वही बात बोलता है हेस लॉ कि जब रिएक्शन के जाने का डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है, तो उसमें जो जो भी एनर्जी है उन सभी के एनर्जी का सम टोटल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब इन सभी एरो का पावर इस एरो के पावर के बराबर होगा, इधर से इन सभी एरो का सम इसके पावर के बराबर होगा। उसके बाद आप लोग देखते होंगे रामायण, अगर आप देखे होंगे तो जब युद्ध चलता था इधर से एक तीर आता था पहले, ठीक है, इधर से तीर आया, दोनों साइड का जो भी चलाया, ये आके यहाँ पे टकराता है, टकराने के बाद यहाँ थोड़ा आग वाग गोली वोली, मतलब समझ रहे हो ना, जनरेट होता है। इसके बाद क्या होता है कि जिस भी एरो का पावर ज्यादा रहेगा वो एरो तो रह जाता है और दूसरा वाला एरो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। मान लीजिए ये इस एरो का पावर कम है ग्रुप ऑफ रावण वाले का, और ग्रुप ऑफ राम जी का पावर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये आगे बढ़ेगा। मान लीजिए इसमें पावर था 10 जूल, इसमें पावर था 8 जूल, तो 10 में से 8 जूल माइनस हो बचा, जो आगे एरो अब जा रहा है उसमें कितना, 2 जूल। कभी कभी आप देखते हो कि दोनों साइड के ग्रुप से जो आ रहा है एरो वो इक्वल पावर का है, एक दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन है कि अगर सिमिलर डायरेक्शन का एरो है समझ लो वो सब दोस्त है ऐड होने वाले हैं, अंडरस्टैंड? अपोजिट डायरेक्शन का एरो है तो आपस में सब्सट्रैक्ट होने, मतलब कुल मिला के बात समझ लीजिए कि एक एरो से दूसरे एरो का हेड और टेल मैच कर रहा है तो वैल्यू ऐड होगा, और अगर हेड और हेड ऐड हो रहा है मतलब टकरा रहा है तो वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगा। समझ गए क्या? तो ये हमारा कंडीशन है और इसी चीज को थ्योरेटिकली हेस लॉ ने रिप्रेजेंट किया है। और भी आप देखे होंगे महाभारत के टाइम पे वो देखते हुए युद्ध में एक एक तीर इधर से चलाते थे, ठीक है, मान लो अर्जुन ने एक तीर चलाया या बहुत पावरफुल थे, कर्ण था बहुत सबसे ज्यादा पावरफुल, है ना, तो जब ये एक एरो चलता था ना तो ये कट 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 ढेर सारा एरो जाके मारता था, कट 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 कट, समझ गए? तो मतलब इन सभी एरो का पावर इस एरो के बराबर है, समझ गए कि नहीं? तो ये सब बात समझ में आ गया क्या आपको? और इसी चीज का हम लोग यूज करते हैं डायपोल मोमेंट में। डायपोल मोमेंट में भी ऐसे ही हम लोग चीज करते हैं कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वहां भी हम लोग क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। ओके, जैसे कि अगर आप बात करें ये देखो BF3 का, बी एफ एफ एफ, तो हमें ऐसा बताया गया है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल हो उसका डायपोल मोमेंट म्यू नेट क्या होता है, 0, और म्यू नेट 0 हो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, अंडरस्टैंड? तो यहां भी इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं, राम रावण के तीर का है, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्टेड फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। इफ अगर आप बात करें बी एंड एफ में तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेरेबल टू बोरॉन, सो कंटेंट डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव, दिस कंटेंट डेल पॉजिटिव। ऑलवेज डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेस से मोर, और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इधर जाएगा इधर रिप्रेजेंट करेंगे, ये इधर इधर। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, मतलब जो चार्ज जनरेट हो रहा है डेवलप हो रहा है जो इनके बीच का डिस्टेंस है, तो जो चार्ज इसमें जनरेट हो रहा है वही इसमें सेम, तो तीनों केस मैग्नीट्यूड और डायपोल मोमेंट क्या है, सेम। मान लो यहाँ पे म्यू
यहाँ भी म्यू, यहाँ भी म्यू। बोला गया म्यू नेट इसका 0 होगा, पर कैसे भैया, सोचना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। इसके लिए मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला चला गया एग्जैक्ट एक्सिस पे, ठीक है। आपको पता होगा इनके बीच का एंगल क्या होता है, 120 डिग्री। तो यहां से अगर इक्वल में कटा दिया एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। ये एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। अब कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे तो इधर ये चला जाएगा क्या आपका म्यू कॉस थीटा, मतलब कॉस 60, और नीचे क्या जाएगा म्यू साइन 60, और इस तरीके से ये नीचे इधर जाएगा क्या आपका इधर से रिलेटेड एंगल है तो म्यू कॉस 60, और ये ऊपर क्या जाएगा म्यू साइन 60, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल आउट, बिकॉज दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। दोनों के जाने का डायरेक्शन अलग है, तो एक दूसरे क्या कर दिया, कैंसिल आउट। और ये वेक्टर अब दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, है ना। अब डायरेक्ट ऐड कर दें, म्यू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, म्यू इंटू 1/2 और प्लस म्यू इंटू 1/2 कितना हो गया म्यू, जिसमें से एक म्यू इधर जा रहा है, अब एक म्यू इधर जाती है, ये दोनों एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल आउट, नेट क्या हो गया 0। तो बच्चों इसी तरीके से सभी का कंपोनेंट ब्रेक करके देखा गया कि जो मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल होता है उसका नेट डायपोल 0 होता है। बस इसी तरीके से हम लोग यहाँ रिएक्शन पे इंथैल्पी का यूज करते हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट इंथैल्पी निकालते हैं। जो सिमिलर डायरेक्शन का होगा वो ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन का होगा वो सब्सट्रैक्ट होगा। अब ये बात मैं बता ही दी तो एक बात और बता देता हूँ, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसको कहेंगे, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम पे लोन पर इक्वल टू 0 हो और सराउंडिंग एलिमेंट सारे के सारे सेम होने चाहिए, तब कहलाएगा। जैसे CH4 का डायपोलमेंट क्या होगा, डायरेक्ट बोलो 0, CF4 का डायपोलमेंट क्या होगा 0, CCl4 का क्या होगा 0, PCl5 का क्या होगा 0, ठीक है। इन सब का 0, PCl5 का 0 क्यों होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, PCl5 Cl, एक Cl ऊपर दूसरा Cl का नीचे। देखिए ये जो ट्रायंगल वाला है, ट्रायंगल वाला आपको पता है ब्रेक करके, तो ऐसे यहाँ भी डेवलपमेंट 0 और ये फिर बचे एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों भी एक दूसरे क्या कर दे, कैंसिल आउट, तो नेट डेवलपमेंट क्या होगा 0। हर बार सिमेट्रिकल अगर मॉलिक्यूल है तो नेट डेवलपमेंट क्या होगा 0। बात समझ में आया क्या कि नहीं आया, गिव मी आंसर प्लीज। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं हेस लॉ का। हेजेस लॉ भी बोलते हैं इसको, हेस लॉ। सीधा बात समझ लो कि एक टीम के एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए उस टीम में जो भी मेंबर है उन सभी के एनर्जी का सम को हम लोग क्या बोलेंगे, नेट एनर्जी। अब जैसे आप अभी कैप्शन में जो पढ़ रहे हो, कैप्शन की नेट एनर्जी है दैट इज फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ प्लस बायोलॉजी, ओके। तो समेशन ऑफ ऑल मार्क्स इज इक्वल टू व्हाट, नेट मार्क्स होगा आपका फाइनल एग्जाम में। बस वैसे ही जो जो रिएक्शन का डायरेक्शन सेम होगा उन सभी के एनर्जी को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर एक रिएक्शन जो है, ठीक है, वो मल्टीपल स्टेप से होके गुजर रहा है, ठीक है, और वही रिएक्शन दूसरे तरीके से सिंगल स्टेप में हो गया, तो दोनों का एनर्जी चेंज ऑलवेज समझ लो सेम रहेगा, ओके। याद रखना, क्या लिखिएगा, इंथैल्पी चेंज, enthalpy change for a process is equal whether it is done in single step or it is done in single step और मल्टीपल स्टेप, ओके। ये कंडीशन हो गई, कहानी हो गई जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। नॉर्मली इसको हेस लॉ भी लिखते हैं, और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा ये हेस लॉ इंपॉर्टेंट है। हेस लॉ समझ में आ गया ना, तो आगे कहीं जाने वाला नहीं दिखा, थर्मोकेमिस्ट्री
एकदम इजी चैप्टर है, एकदम इजी टॉपिक है। अच्छा अब आप हमको ये बता दो कि किस लेवल का थर्मोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना है, मेंस लेवल तक का या एडवांस लेवल तक का, उसी हिसाब से हम यहाँ से फॉर्मेट तैयार करेंगे। गिव मी आंसर प्लीज। जेई मेंस नीट लेवल का ही पढ़ना है या उसको एडवांस तक लेके जाऊं? जैसा बोलोगे वहां तक लेके जाऊंगे, क्योंकि आपने देखा प्रीवियस मैंने जो पढ़ा है उसमें एडवांस तक के लेके जाता हूं। तो आप जैसे बोलोगे सर एडवांस तक जाओ, तो उसमें क्या है कि हम उस तरीके से ग्राउंड तैयार करेंगे अभी से। और अगर बोलेंगे नहीं सर नीट मेंस लेवल का, तो नीट मेंस लेवल का अलग हम ग्राउंड तैयार करेंगे। गिव मी आंसर एवरीबॉडी प्लीज। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। इधर देखो, enthalpy change for a process is equal whether it is done in single step or in multiple step। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया, इस कंडीशन को जरा ध्यान से रखें यार। अब अगर बात करूं मैं ऐसे लॉ का, अब आपको मैं ये दिखाने जा रहा हूं, सीधा आप देखिए। ए से मान लीजिए हम जा रहे हैं बी पे, बी से जा रहे हैं सी पे, सी से जा रहे हैं डी पे, और एक रिएक्शन में डायरेक्ट जा रहे हैं ए से डी पे। ठीक है, यहां से यहां हो गया आपका डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। बोलने का मतलब ये है कि ए से बी जाने में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है डेल्टा H1, बी से सी में जाने में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है डेल्टा H2, और सी से डी जाने में एनर्जी का एक्सचेंज क्या हो रहा है डेल्टा H3, जिसको यहाँ पे इंथैल्पी हम बोले, इंथैल्पी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। ठीक, और जो डायरेक्ट जा रहे ए से डी पे, ठीक है, बोलता बता इसका डेल्टा H क्या होगा नेट का। तो सीधी बात, नो बकवास, अप्लाई हेजेस लॉ एंड फाइंड आउट डेल्टा H फ्रॉम ए टू डी। ठीक है, अब कैसे निकला, सीधा बात देखिए। ये देखो, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, सेम है ना। क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर डायरेक्शन सेम हो जाए तो सीधी बात है, यहाँ पे डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो आप उसके एनर्जी को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा H1 ऐड होगा डेल्टा H2 से, और डेल्टा H3। तो देखिए ये एरो, ये एरो और ये एरो, तीनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन जो एरो ए से डी जा रहा है ना, वो हेड टकरा रहा है इसके हेड से, मतलब ये तीनों एक ही ग्रुप का हो गया एरो, बट दिस एरो फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप। आपको ऐसे ट्रीट करना है। और ये फाइनली यहां जाके टकरा रहा है, रोक रहा है, मतलब जितना एनर्जी इस एरो का है उतना एनर्जी इन तीनों एरो के मिलने के बाद हो रहा है। ओके, समझ रहे बात। तो इस तरीके से कंडीशन का ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम बात करें कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और प्लस डेल्टा H3, ठीक है, और इधर से देखो ये एरो जा रहा है इस तरीके से, यहाँ इधर से क्या हो जाएगा डेल्टा H। आखिर ये डेल्टा H इनके साथ ऐड क्यों नहीं होता, देखिए यहां भी डायरेक्शन अलग, एक जा रहा है ए से बी पे, एक जा रहा है ए से डी पे, तो दो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता। ये दोनों का डायरेक्शन सेम इसलिए ऐड होगा, इन दोनों का डायरेक्शन सेम इसलिए ऐड होगा। लेकिन ये और ये, इन दोनों का हेड क्या, देखो टकरा रहा है ना, हेड टकराने का मतलब क्या, दो अपोजिट डायरेक्शन से एरो आ रहा है तभी तो हेड टकराएगा, दो अपोजिट ग्रुप का होगा, और दो अपोजिट ग्रुप का एनर्जी कभी ऐड नहीं हो सकता, सब्सट्रैक्ट हो सकता है, इक्वेट हो सकता है। तो वही इक्वेट हमने कर दिया। तो ये हो गया हेसेस लॉ। हेसेस लॉ का स्टेटमेंट, अगर एक रिएक्शन को आप मोर देन वन स्टेप में करा रहे और सिंगल स्टेप में उसी रिएक्शन करा रहे, तो एनर्जी का चेंज सेम रहेगा। मतलब देखिए, सिंगल स्टेप मतलब ए से हमने फॉर्मेशन किया किसका, डी का, ए से बना दिया हमने डी, ए से डी बनाने में एनर्जी लगा H, और ए से डी बनाने के लिए ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, इन सभी के एनर्जी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ठीक है, और इस एनर्जी से इक्वेट कर दी। तो ये हो गया बच्चों हेसेस लॉ।
दूसरा अगर ऐसे दे दिया ए से बी, बी से सी, सी से डी, अंडरस्टैंड, इधर दे देगा ए से आपका ई, ई से जी, और जी से डी, इस तरीके से। यहाँ पे दिया डेल्टा H1, यहाँ दिया डेल्टा H2, डेल्टा H3, ये दिया डेल्टा H4, ये दिया डेल्टा H5, और ये दिया डेल्टा H6। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पे एक हेस लॉ अप्लाई करके बताओ क्या होगा। तो सीधी बात याद रखो कि भैया एरो का डायरेक्शन से तो ऐड देखो, ये एरो का डायरेक्शन क्या है, सेम, ये और ये ऐसा, और इसमें कैसा, मान लो यहाँ पे जा रहा है ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। तो देखिए ये तीनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, और यहां से भी जा रहे हैं ऐसे डी के बीच में, और यहां से भी जा रहे हैं ऐसे डी के बीच में। ठीक है, तो दोनों केस में प्रोडक्ट क्या है, सेम। तो एनर्जी नेट क्या होगा, इक्वल। यहाँ देखो इधर से नेट क्या निकलेगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो लिखेंगे डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 इज इक्वल टू, इधर देखो ये डेल्टा H4, डेल्टा H5, डेल्टा H3, ये तीनों ऐड होगा बिकॉज इनके एरो का डायरेक्शन सेम है। ओके, इनके एरो का डायरेक्शन मतलब जब भी हेड और टेल कोलैप्स करे तो समझना डायरेक्शन सेम है, जब भी हेड और हेड कोलैप्स करे तो समझना डायरेक्शन अपोजिट है। जब भी टेल और टेल डायरेक्शन मतलब टेल और टेल एक जगह से ओरिजिनेट हो तो उसको बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन। यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 और प्लस डेल्टा H6। गिव मी आंसर प्लीज, क्या आपके दिल दिमाग में ये हेस लॉ उतर गया? आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, कि आपके दिमाग में, आपके दिल में ये हेस लॉ उतर गया कि नहीं उतरा, जल्दी बोलो। उतर गया, हाँ सर उतर गया, बहुत बढ़िया, उतर गया। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा कंडीशन। कंडीशन ये है बच्चों कि अगर बात करें कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, हाफ O2 गैस, ठीक है, या मान लो O2 गैस हमने लिया तो बन गया CO2 गैस। ठीक है, क्लियर। अब इसी को ऐसे करा है कि कार्बन जो है वो हाफ O2 से रिएक्ट कर रहा है तो बनाया CO, और फिर से हाफ O2 से रिएक्ट किया तो बना लिया क्या आपका CO2। तो यहां से मान लो डेल्टा H1, ये डेल्टा H2 और ये डेल्टा H3। देखिए ये C प्लस O2 से डायरेक्ट CO2 मिल गया, और ये प्रोसेस से बना, पहले CO बना फिर CO2 बना। ठीक है, जैसे पहले क्या होता कि डायरेक्ट जेईई एडवांस का एग्जाम होता था, जो बच्चा मेंस नहीं देना डायरेक्ट एडवांस दे सकता था, लेकिन आज ऐसा नहीं। आज पहले मेंस आप क्लियर करो फिर ही आप एडवांस दे सकते हो, कट ऑफ क्लियर करने के बाद। बस वैसे ही है, ये डायरेक्ट और ये स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए ये स्टेप और ये स्टेप का डायरेक्शन सेम है। कैसा, इस पॉइंट पे हेड और टेल क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, और जब भी हेड टेल मैच करे मतलब डायरेक्शन सेम। तो देखो क्या लिखेंगे आप कि डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 इज इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा H1। क्या बच्चा लोग, माय डियर स्टूडेंट, मेरे नादान परिंदों, सबको समझ में आ गया ये कि नहीं आया? बहुत ज्यादा इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है मेरे बच्चों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लिख लिए, लिख लिए। सुनो, आईपीएल के चक्कर में कोई नहीं फंसेगा। आईपीएल वालों को क्या है, पैसा कमाना है भाई, कोरोना के टाइम में भी उसका आईपीएल खेलना है, लेकिन तुम लोग अपना पढ़ाई करो। आईपीएल तो नेक्स्ट ईयर भी आएगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी आएगा। ठीक है, ये आईपीएल, क्रिकेट, बॉलीवुड सब हम लोग के इमोशन से सिर्फ खेला जाता है। ठीक है, तो अपना टाइम खराब नहीं करने का, अपना करियर बनाना है तो वो रोज रोज उसके चक्कर में डेढ़ 2 घंटा बर्बाद करके कुछ मिलने वाला तो है नहीं। सिर्फ रिजल्ट देखो, कौन जीता कौन हारा, रोज हर बॉल बॉल देख के कोई मतलब नहीं बनता। तो आईपीएल के चक्कर में बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट करने का तैयारी कर रहे हो, प्लीज नहीं करिएगा। क्या मिलेगा हमको? अरे विराट कोहली मार दिया 500 रन, हमको क्या मिल रहा है भाई? कुछ नहीं। धोनी मार दिया 1000 रन, हमको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्यों हम अपना दिमाग वहां खराब करें? सिर्फ रिजल्ट देखो, कौन जीता कौन हारा। ठीक है, या फिर लास्ट वस्ट मत देखो यार, उसी से तो इंटरेस्ट जग जाता है। लास्ट ओवर का तुम मैच देखने जाओगे वहीं से लगेगा अरे हमको आगे देखना, मत देखो यार। ठीक है,
सब पैसा कमाने के लिए वो लोग करते हैं, ठीक है, हम लोग क्यों अपना वहां टाइम खराब करें भाई, अपना करियर बनाओ, ठीक है। देखता है कितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, उन लोग के पास टाइम होता है रोज क्रिकेट देखने का। जब कभी टाइम होगा तो लाइव जाके देख लेना, इंडिया में जब होगा। अभी टाइम प्लीज नहीं खराब करिएगा, मैं एक एक बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अपना करियर बनाने का टाइम है, समझे। ऐसा तो नहीं है कि तुम मैच देखोगे तो तुमको ऐड मिल जाएगा, कि तुमको ऐड शूट करने का मिल गया, कहीं किसी कंपनी का ऑफर आ जाएगा, तुमको तो मिलने वाला है नहीं, हमें तो मिलने वाला नहीं, मिलेगा तो क्रिकेटर वे को, तो क्यों हम अपना उसके चक्कर में टाइम खराब करें भाई। हमें कुछ नहीं मिलने वाला नेट मिला के, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब इमोशन होता है, ठीक है। कोई भी टीम बस वो ऐसी बनाया गया है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी की तरह। उस टीम का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, सीधी बात मैं बता दूं आपको, ठीक है। क्लियर बात याद रखें। चलिए, कोई भी मैच नहीं देखना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी हर एक इंसान को अपना डिसीजन लेने का हक है, वो आप भी ले सकते हो। देखो, मैच नहीं देखोगे तो आप रोज आप उस टाइम पे पढ़ाई करोगे, मैच देखोगे तब भी तो समय बीत ही जाएगा, लेकिन क्या है, थोड़ा सा मजा आएगा, अरे हाँ मार रहा है, ये होगा, कोई मतलब नहीं। लास्ट ईयर मैच देखे क्या मिला, कुछ नहीं, समय तो बीतना है। लेकिन अगर जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा है ना, वो अभी आपके साथ है, तो ये चीज आप याद रखना कि जो आप एक एक टॉपिक पढ़ोगे वो एग्जाम में आपको काम आएगा। इसलिए बेटा मैच नहीं देखना है, याद रखो, मैच नहीं देखना है, पढ़ाई करना है। अपना मैच ये है, जो हम बात करने जाएंगे, जो 1.5 घंटा मैच देखेंगे, उससे बढ़िया 1.5 घंटा में एक चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, 11th में जो हमको पढ़ाया गया है। केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज कर लेंगे, जीओसी रिवाइज कर लेंगे, आइसोमेरिज्म रिवाइज कर लेंगे, मैट्रिक्स रिवाइज कर लेंगे, आप उधर से आप काइनेमेटिक्स रिवाइज कर देंगे। बिल्कुल आईआईटी में मैच खेलना, हाँ कॉलेज में जाओ फिर वहां जाके खेलना, सारा फैसिलिटी वहां रहता है। कॉलेज में जाने के बाद उनके चक्कर में क्यों टाइम खराब करना, जिसको हमसे कोई लेना देना है ही नहीं, जो सिर्फ हमारा यूज यूज और यूज ही करता है, प्रोडक्ट भी हम खरीदे उसके हिसाब का, उनको हमारा इतना सा भी केयर नहीं है, इतना सा भी नहीं। किसी भी क्रिकेटर को या कोई भी हो, कोई हमारा इतना भी केयर नहीं करता। सोचो क्यों, कैसा भी प्रोडक्ट होगा उसका एडवर्टीजमेंट वो कर देता अपने हिसाब से, मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचता, और हम उसके फॉलोअर्स होते हैं, खरीद लेते हैं भाई। वही चीज है, उसको हमारा जरा भी केयर नहीं है। ओके, तो आप खुद को स्टार बनाओ, याद रखो। चलो, यहां तक कंडीशन मैंने आपको बता दिया। ये कंडीशन आ गया आपका, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा H1। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन का, तो केमिकल रिएक्शन में लोग मेनली किसका बात करते हैं, एंथैल्पी का, ठीक है। सीधा सीधा बात याद रखना, एंथैल्पी को पाथ से कोई लेना देना नहीं है, कितने स्टेप पे कराने से कोई लेना नहीं है। आप रिएक्शन को सिंगल स्टेप में करवाओ, मल्टीपल स्टेप में करवाओ, चेंज ऑफ एंथैल्पी नेट हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको एक बात ये भी बताए कि मान लो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है, इस टाइम पे क्यूपी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, क्यूबी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा यू। ये सब बात आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा दिया हूं, और एक रिलेशन ये भी बता दिए थे डिटेल में कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एनजीआरटी, याद होगा आपको। अभी डिराइव करने की जरूरत नहीं है, पूरी चीजें मैं बता चुका हूं ये डिटेल में, जब आपको एंथैल्पी पढ़ा रहे थे ना, उसी टाइम पे हमने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है, समझ रहे। अब ये क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हेन अल्फा डी ग्लूकोज, when alpha D glucose and beta D glucose are dissolved in water, are dissolved in water 10.7 and 4.7 kilojoule,
heat is absorbed respectively for 1 mole of solid for 1 mole of solid if enthalpy change for alpha D glucose to beta D glucose, alpha D glucose to beta D glucose is minus 1.2 किलोजूल पर मोल। और सुनो, इंथैल्पी का प्रॉपर्टी को बता दिए, कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा तो समझ लेना कि पर मोल के रिस्पेक्ट में डिफाइन है। minus 1.2 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट enthalpy change for muta rotation of solid alpha D glucose to solid beta D glucose। ठीक है, एक बात और मेरा याद रखो, ये जो है ना ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है मतलब आगे अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा है, बस हेस लॉ बताया हूं। याद रखना कि अगर प्रॉब्लम में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन यहां लगेंगे, अलग अलग आप हीट पढ़ोगे, कंबसन, फॉर्मेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन, एटमाइजेशन, अलग अलग, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं है तो सीधा सीधा आप हेस लॉ लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हेस लॉ एक ऐसा रास्ता है थर्मोकेमिस्ट्री का जिससे एनी टाइम आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी चीजें वो हेस लॉ का यूज करके हम लोग डिराइव करते हैं। समझ गए बच्चों? तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं। जैसे बोल रहा है व्हेन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर डिसॉल्व इन वाटर, देन कि इनमें जो जो कंडीशन बोला वो पहले सेटअप तैयार करो। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, जब इसको H2O में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा डी ग्लूकोज एक्वस, और ये भी क्या बनाएगा? बीटा डी ग्लूकोज एक्वस। ठीक है, घुलने के बाद एक्वस एक्वस वर्ड लग गया। तो जब डिसॉल्व कर रहे हैं तो 10.7 एंड 4.7 हीट इज एब्जॉर्ब रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कंडीशन है यहां पे जो डेल्टा H1 हम लगाएंगे। ठीक है, हीट रिलीज निगेटिव साइन, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव साइन, पता ही है आपको, समझ गए? तो अगर हीट एब्जॉर्ब है तो यहां लिखेंगे 4.7 किलो जूल, इसका नाम दिया हमने डेल्टा H, मान लो 3। ये हो गया आपका 10.7 किलो जूल। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब क्या होता है? पॉजिटिव। हीट रिलीज क्या होता है? निगेटिव। तो एब्जॉर्ब इसने किया। ठीक है, अच्छा हाँ ये 10.7 है, सॉरी, अरे 4.7। ठीक है, ये कर दिया हमने। इसके बाद बोल रहे
if enthalpy change for 1 D-glucose to beta D-glucose is minus 1.2 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब इसके बाद दिया बच्चों कि जब ये एक्वस अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में जाता है, इसका एंथैल्पी चेंज जो है माइनस 1.2 किलोजूल पर मोल है। बोल आपसे ये रहा है कि कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर मोटर रोटेशन ऑफ सॉलिड अल्फा ग्लूकोज टू सॉलिड बीटा ग्लूकोज। ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। सॉलिड अल्फा ग्लूकोज से सॉलिड बीटा ग्लूकोज के जाने में जो एनर्जी लग रहा है एंथैल्पी, वही फाइंड करना है। तो मेन तो तैयार करना था ये सेटअप। अब इसके बाद तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं बची। अंडरस्टैंड? सीधा कर देंगे। अब देखिए ये एरो और ये एरो और ये दोनों एरो का डायरेक्शन क्या है? सेम। ये और ये दोनों एरो का डायरेक्शन क्या है? सेम। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और बाद में इक्वेट कर देंगे। कैसे? टेल टेल जहां मैच करे मतलब अपोजिट डायरेक्शन, हेड हेड जहां मैच करे वहां मतलब अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहां से आ फिर यहां से आ, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू, इधर से देखो ये डेल्टा H और फिर ये क्या आपका डेल्टा H3। ठीक है ना? हेस लॉ लगाए और कुछ ना किए। ये वैल्यू है 10.7 और ये माइनस 1.2 डेल्टा H प्लस, और ये कितना है? 4.7। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू 9.5 माइनस 4.7। ये आ गया 4.8 किलो जूल पर मोल। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? 4.8 किलो जूल पर मोल। बच्चों समझ में आ गया ये वाला? आपको आंसर दीजिए प्लीज। समझ में आ गया? कैसे हुआ? समझ में आ गया? अरे सीधी बात देखो, ऐसा 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 ऐसा, ये तीनों आपस में ऐड होगा, ये दोनों आपस तीनों ऐड होगा, फिर इक्वेट करेंगे। अगर ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा 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 है, ये सब ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। समझ गए दोनों ग्रुप को? अंडरस्टैंड? तो यहां तक बच्चों मैंने आपको बता दिया, प्रॉब्लम भी सॉल्व करा दिया। उसके बाद मान लो अगर आपसे ये पूछ देता कि बताओ अल्फा डी ग्लूकोज एक्वस को अल्फा डी ग्लूकोज सॉलिड में जाने में क्या एनर्जी का एक्सचेंज होगा, या बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज सॉलिड में जाने में एक्वस से क्या एंथैल्पी लगेगा? सीधा अगर डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हैं तो माइनस लगा। जैसे यहां देखिए, यहां से आए तो 10.7, तो यहां से यहां जाने में उतना ही एनर्जी फिर वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? माइनस ऑफ 10.7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 4.7 किलो जूल। अंडरस्टैंड बच्चों? बच्चों बच्चों लोग समझ में आया? बोलो जल्दी से। अब इसके बाद लिखिएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? मान लीजिए इसमें सीधा बात कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा दैट इज लॉस या गेन। ठीक है, समझ गए? और वो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट है उसके हिसाब से जितना मोल रिएक्ट करे और जितना मोल बने, उस टाइम पे जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे हम लोग
इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अंडरस्टैंड? बोलने का मतलब ये है कि इंथैल्पी तो पर मोल के हिसाब से डिफाइन होता है, लेकिन अगर ऐसा दिया है ना कि 2a + 3b gives 4c, मतलब 2a मोल 3b मोल से रिएक्ट कर रहा है, 4 मोल c बना रहा है। ओके, तो 2a मोल का 3b मोल के साथ रिएक्शन हो और 4 मोल c के बनने में जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा उसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइन होता है पर मोल ऑफ रिएक्शन के हिसाब से। अब ये पर मोल ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो बाबू, जब किसी रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से रिएक्टेंट रिएक्ट करे और प्रोडक्ट बने, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ पर मोल ऑफ रिएक्शन। इस 1 मोल रिएक्शन का मतलब क्या होगा? 1 मोल ए का मतलब 1 मोल है, 1 मोल बी, 1 मोल सी, ऐसा। लेकिन 1 मोल रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा? 1 मोल रिएक्शन का मीनिंग होगा कि in this reaction when involve 2 mole of A and 3 mole of B and form 4 mole of C, then this reaction is known as what? 1 mole of reaction. Understand? And 1 mole of reaction के हिसाब से ही हम डिफाइन करेंगे क्या? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, क्या लिखिएगा? हीट एब्जॉर्ब or released when number of moles reactants equal to their stoichiometric coefficient react to form product, टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी, इसको याद रखिएगा। समझ गए? इसके बाद है बच्चों कि मान लीजिए आप अगर यहां लेते हैं 2a + 3b gives 5c, तो 2 मोल A और 3 मोल B जब आप आपस में रिएक्ट करेगा, उस टाइम जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा H मान लो यहाँ पे ±x किलो जूल पर मोल। तो ये रिएक्शन का है, पर मोल रिएक्शन का। अब पर मोल रिएक्शन का मतलब A का 2 मोल B का 3 मोल रिएक्ट करे, और ये प्लस माइनस क्यों दिया? मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी, हमें नहीं पता क्या। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा। अब ये डेल्टा H कैसे निकालते हैं? डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आप ध्यान रखना। अब हम जा रहे बाबू लेके आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके, जिसमें सीधी बात याद रखिएगा, यहां पे डेल्टा नहीं देंगे, यहां समेशन देंगे। मैंने डेल्टा भी इसलिए दिया था, लेकिन आप समेशन से ध्यान रखना कि जितने भी प्रोडक्ट है उन सभी का एनर्जी का सम माइनस रिएक्टेंट के एनर्जी का सम। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आया, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव खुद ही समझो कि जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या आता है? पॉजिटिव। और जब रिलीज करता है तो क्या आता है? नेगेटिव। खुद समझिए, अगर इसका वैल्यू इनके एनर्जी से ज्यादा है तो मतलब क्या, इसने एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब किया और अपने साथ लेके एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया? सी में। तो ये कंडीशन आ गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन, सीधा बात याद रखिएगा कि जब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर होगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट रिलेटिवली लेस स्टेबल कंपेयर टू रिएक्टेंट, बिकॉज केमिस्ट्री में जिसका एनर्जी ज्यादा
उसका स्टेबिलिटी क्या होता है मेरे बच्चों? कम, है ना? तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0। ये कब होगा? जब HP इज ग्रेटर देन HR, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पे लिख लीजिएगा कि प्रोडक्ट रिलेटिवली लेस स्टेबल कंपेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, समझ गए? तो ये कंडीशन, इसमें सीधी बात याद रखें, इसके रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R+Q गिव्स प्रोडक्ट, ये एंडोथर्मिक हो गया, क्योंकि Q का मतलब क्या? एनर्जी, हीट। देखो एनर्जी क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, तब प्रोडक्ट बना। तो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको एंडोथर्मिक। अगर ऐसा लिख दिया R=P-Q, तो ये भी एंडोथर्मिक। समझ गए? और इसका जब डेल्टा एच आप लिखिएगा R से P का, तो डेल्टा एच आएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, और आना चाहिए। अब एक बात मैं बता दूं, ये डेल्टा एच का वैल्यू कैसे निकालिएगा? तो बच्चों, जब भी डेल्टा एच आपको लिखना हो, और अगर यहां डायरेक्ट लिख के दिया तब तो ठीक है, जैसे डायरेक्ट लिख के दे दिया आपको Q, तो आप समझ गए, बहुत बढ़िया। लेकिन मान लो अगर रिएक्शन में से लिख के दिया है और बाहर निकाला, कैसे निकालिएगा? देखिएगा, अगर Q का वैल्यू रिएक्टेंट के साइड है तो जिस साइन के साथ है उसी को उठा के यहां रख दो। या साइन क्या? पॉजिटिव, तो यहाँ +Q रख देंगे। ठीक है, जूल या किलो जूल जो भी आना होगा एनर्जी आ जाएगा। और मान लो कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और एनर्जी प्रोडक्ट साइड दिया है, तो प्रोडक्ट साइड से जब बाहर निकालिएगा तो उसमें माइनस बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे डेल्टा एच इज इक्वल टू -Q बाहर निकला, लेकिन इसे माइनस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +Q। तो ये आ गया डेल्टा एच। तो आप समझ में आ गया कि जब डेल्टा एच लिखेंगे कैसे लिखेंगे? रिएक्टेंट साइड अगर एनर्जी है तो उसके जो है उसको बाहर निकालो, वही डेल्टा एच हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड अगर दिया है तो निकालने के बाद उससे माइनस मल्टीप्लाई करके उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या? आपका डेल्टा एच। अंडरस्टैंड? गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज। अंडरस्टैंड? कुछ यस और नो के अलावा कुछ अलग लिखो, एक्साइटमेंट भरा हुआ बात, एक्साइटेड हो गया, यस सर, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एक ग्राफ, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं। मैं समझ लो एक ऐसा घोड़ा हूं जिसको आप जितना अप्रिसिएट करोगे आपको उतना दूंगा, एक एक चीज बता के। अप्रिसिएशन चाहिए मुझे आपसे। अब देखो इधर, इधर लिख रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ग्राफ। आप केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ पढ़े होंगे, ठीक है? तो वो ग्राफ यहीं से जनरेट होता है। एच है इंथैल्पी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का। बच्चा लोग, यहां रिएक्टेंट है और यहां प्रोडक्ट है, ठीक है? तो यहां से जो एनर्जी हो गया, ये इंथैल्पी ऑफ क्या हो गया आपका? रिएक्टेंट। इस पॉइंट को HR बोल सकते हैं और इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? HP, बिकॉज यहां पे प्रोडक्ट है। इनके बीच का गैप ये आ गया, और गैप कैसे निकलेगा? HP - HR। अब खुद देखो, यहां से HP और ये HR, HP क्या है? ग्रेटर देन HR। HP - HR भी क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। हो गया ये ग्राफ किसका?
एंडोथर्मिक का। ठीक है, समझ में आया? ये ग्राफ आप देखे होंगे केमिकल काइनेटिक्स में, अरेनियस इक्वेशन पढ़ते वक्त या उसके पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखो जरा, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में ज्यादा टेंशन है, सीधा बात याद रखो, प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा, यहां पे आना चाहिए एच ऑफ रिएक्शन क्या, लेस देन 0। ठीक है, और ये कब आएगा ऐसा, जब प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तभी तो करेंगे एचपी माइनस एच आर, ये क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव। समझ गए? ये कंडीशन है, यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, एचपी इज लेस देन एच आर। ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट इज more stable, product is more stable than reactants। ठीक है, अब इसमें कैसे लिखे, देखो मान लो ऐसे लिख के दिया, R इज P प्लस Q, ये लिखो, बात तो बराबर ही है। देखिए आप Q को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अब एक चीज देखो, रूल निकालना है इसका डेल्टा एच। हमने क्या कहा था कि जो प्रोडक्ट साइड Q रहेगा उसको बाहर निकालो, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देना, तो प्लस Q माइनस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, माइनस Q। और जब आप डेल्टा एच आर लिख रहे हो और एनर्जी रिएक्टेंट साइड दिया है, तो विथ साइन कन्वेंशन बाहर निकाल के डायरेक्ट रख दो, तो माइनस Q। तो बात बराबर ही है कि नहीं, निगेटिव आया कि नहीं आया, आया ना, उसी रूल के हिसाब से। रूल तो हमने चेंज नहीं किया, जो था वो है, और वही रूल हर बार रहेगा माय डियर स्टूडेंट। समझ में आया? बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे, गिव मी आंसर प्लीज, बढ़ जाऊं आगे। अरे बोलो ना, रुकू कि बढ़ू, बोले हो यार। इसके बाद देखिए हम लोग बनाने जा रहे ग्राफ, इधर H है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहां पे मान लो रिएक्टेंट है HR, और यहाँ पे प्रोडक्ट HP। ये हाइट हो गया HP और ये हाइट हो गया HR। तो देख लो ज्यादा कौन है, रिएक्टेंट। और जब भी रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी भी इनके बीच का जो गैप है ना, वो यही होगा डेल्टा H। ठीक है, लेकिन जब वैल्यू निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि आप क्या करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR करोगे, इसमें से क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। समझ गए? समझ गए? गिव मी आंसर, समझ गए कि नहीं समझे? इसके बाद है बच्चों कि मोल कंसेप्ट में हमने जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे एटम के साथ साथ चार्ज बैलेंस होता है। ठीक है, अब एक आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन होता है बच्चों वैसा केमिकल इक्वेशन जो केमिकल चेंज के साथ साथ थर्मल चेंज का भी आपको इंफॉर्मेशन दे। दैट इज कितने एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, कितना इंथैल्पी का एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सीधा सीधा बात याद रखिएगा कि किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के चेंज को दिखा रहे, फेज दिखा रहे, और साथ ही साथ उसमें जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है
पर मोल ऑफ दैट रिएक्शन, उसी को हम लोग बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जब आप एनर्जी थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके, अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में बता दिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। इक्वेशन विच रिप्रेजेंट thermal as well as chemical change are known as thermochemical equation। लिख दूं या काम हो गया? मैं भी लिखूं? इक्वेशन विच रिप्रेजेंट thermal as well as chemical change are known as thermochemical equation। ठीक है, अब जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, ये देखो 2A गैस combined with B gas and form 5C gas। okay, 2A gas plus B gas gives 5C gas। ठीक है, और यहां लिख के दिया डेल्टा H इज इक्वल टू +X किलो जूल। देखिए केमिकल चेंज के साथ साथ जो इसका थर्मल चेंज है उसे भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, 2A plus B गैस गिव्स 5C गैस। ये क्या हो गया आपका केमिकल चेंज। ये जो हम यहां दिखा रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जा रहा है, ये क्या हो गया बब्बू? ये हो गया आपका केमिकल चेंज, है ना। ये देखो ये हो गया आपका केमिकल चेंज, 2A plus B gives 5C is केमिकल चेंज। और जो डेल्टा H का वैल्यू दिया है +X किलो जूल, ये क्या हो गया थर्मल चेंज। ठीक है, तो थर्मल चेंज के साथ साथ यहाँ पे हमने केमिकल चेंज को भी रिप्रेजेंट किया। इस वजह से बच्चों हम इसे क्या कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं कि भैया ये एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग में लिखिएगा कंडीशन फॉर राइटिंग बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कंडीशन फॉर राइटिंग बैलेंस्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके रूल हैं, रूल को फॉलो करना पड़ेगा। बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए सबसे पहले फिजिकल स्टेट ईच एंड एवरी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को मेंशन करना है आपको। दूसरी बात, वहां पे एटम बैलेंस होना चाहिए। तीसरी बात, वहां पे जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वो भी बैलेंस होना चाहिए, मतलब मेंशन होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। यस, तो अब चलिए यहां पे लिखेगा फिजिकल स्टेट
physical state of each reactants and product. Products should be mentioned. ठीक है, ये कंडीशन याद रखें। अब यहां मैं 3 बातें पूछता हूं, ध्यान से आंसर देना। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives H2O गैस, और यहां डेल्टा एच दिया माइनस ऑफ x किलो जूल। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives H2O लिक्विड, डेल्टा एच दिया माइनस y किलो जूल। थर्ड H2 गैस हाफ O2 गैस gives H2O सॉलिड, डेल्टा एच दिया माइनस ऑफ z किलो जूल। देखिए सबसे पहली बात, यहां पे क्या दे रखा है, डेल्टा एच का वैल्यू माइनस x किलो जूल पर मोल, यहाँ पे माइनस y किलो जूल पर मोल, माइनस z किलो जूल पर मोल। ओके, कंडीशन क्या है, ये देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि नहीं। देखिए फिजिकल स्टेट सभी का मेंशन है, गैस गैस गैस, एनर्जी मेंशन है, एटम बैलेंस, तो ये हो गया बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए फिजिकल स्टेट मेंशन है, यहाँ भी मेंशन है, सारे बैलेंस है। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ एक्स वाई जेड का रिलेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा या नहीं होगा, बस यस और नो में जवाब। और हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। ये जो लिखे हैं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, क्या ये सही है? दो बच्चे का मैसेज आया, बाकी बच्चे मूर्ख हैं क्या, जवाब नहीं दोगे? मूर्ख नहीं हो ना जी, पढ़ रहे हो तो जवाब दोगे ना, टीचर पढ़ा रहा है तो आप आंसर तो करोगे ना। पूछा जा रहा है तो भैया बताओ क्या होगा आंसर। जो कंडीशन है वो मैं दे दिया हूं, इसके हिसाब से बताइए एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा या नहीं होगा। इफ होगा तो यस, नहीं तो नो। गिव मी आंसर प्लीज, हर एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। आस्था, दिशा, गर्गी, गौरी, मुंडाल, मृण्मयी, निहारिका, सर्वेश, आदित्यराज, श्वेता, स्वास्तिक, तहरीम, वरुण, यश, अभिराम, खुशी, श्रुति, वेद। आप सब मैसेज करो ना यार, क्या गजब कर रहे हो यार तुम लोग, मतलब लेक्चर के टाइम पे हो तो टीचर बोलेगा तो नहीं करोगे वो काम। मैसेज करो, हाँ अभी आ रहा है मैसेज सबका। मुझे पता तो चले कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई मैसेज करो यार जल्दी से, जो बाकी बच्चे हो। सबसे पहली बात, जो जो यस मैसेज कर रहे हैं उनका आंसर गलत है, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि डेल्टा एच हमने बोला कैसे निकलता है, एच पी माइनस एच आर, ठीक है। और आपको पता होगा ये प्रोडक्ट का एनर्जी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एनर्जी उतना कम होगा, ठीक है, समझ गए। तो देखो तीनों केस में रिएक्टेंट तो सेम है, H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2, गैस गैस गैस।
तीनों का रिएक्टेंट मतलब HR तीनों में सेम है। अगर HP तीनों में सेम होगा तभी तो डेल्टा H का वैल्यू तीनों में सेम आता, लेकिन HP तीनों में सेम तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे H2O गैस में, यहाँ H2O लिक्विड में, H2O सॉलिड में। तो इस वजह से क्योंकि इन तीनों डिफरेंट स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तीनों रिएक्शन में, तो अगर डिफरेंट स्टेट पे तो डिफरेंट एनर्जी भी आप अपने अंदर रखा होगा। अगर एनर्जी डिफरेंट है प्रोडक्ट का तो डेल्टा H जो निकालेंगे रिएक्शन HP माइनस HR के यूज से, जिसमें HR सभी में फिक्स है, HP वेरी कर रहा है। तो मेरे बच्चों कभी भी डेल्टा H का बराबर नहीं आएगा वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। मतलब X नॉट इक्वल टू Y नॉट इक्वल टू Z, ये बात याद रखना। अभी क्वेश्चन पूछता है बताओ फिर ज्यादा किसका होगा, किसका कम होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, ये ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पे इंथैल्पी है रिएक्शन का, मतलब रिएक्टेंट का। इंथैल्पी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहां पे कौन है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, अंडरस्टैंड। अब देखो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो ऊपर जाता, एक्सोथर्मिक होता तो नीचे आता, तो नीचे आ रहा है क्योंकि एक्सोथर्मिक मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। 3 प्रोडक्ट बन रहा है तो 3 लाइन में हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। 3 लाइन हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया और ये 3 लाइन रिप्रेजेंट करने के बाद देखे जरा गौर से, यहां पे H2 भी है और हाफ O2। यहां पे देखो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, H2O लिक्विड, H2O गैस और H2O सॉलिड, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, H2O सॉलिड, फिर लिक्विड और गैस सबसे ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर पूरा जंप करते रहेंगे ऐसा ऐसा, है ना। तो जितना ज्यादा मोशन होगा स्टेबिलिटी उतना कम। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो स्टेबल है उसकी एनर्जी सबसे कम। तो यहाँ पे कौन आएगा, H2O सॉलिड, यहाँ पे कौन आएगा H2O लिक्विड, और यहाँ पे आ गया H2O गैस, ठीक है। तो इनके बीच का ये गैप हो गया डेल्टा H। रिएक्शन कितना माइनस, जो कि वैल्यू दे दिया इधर कितना -Z, माइनस ऑफ Z आ गया, यहां से डेल्टा H -Y डेल्टा H -X। अब देखो मैग्नीट्यूड तो इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे ज्यादा गैप कहां पे है, सॉलिड से रिएक्टेंट के बीच में, फिर लिक्विड से रिएक्टेंट के बीच में, सबसे कम गैस से रिएक्टेंट के बीच में, मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहां पे आ जाएगा Z ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन X, ठीक है। क्या ये लाइन समझ में आ गया। अब आप देखो ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कितने पेशेंस के साथ पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं। तो आप भी जब जवाब दीजिए तो पेशेंस के साथ जवाब दीजिए, हड़बड़ा के गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, समझ गए। तो ये बात आप ध्यान रखें, समझ गए क्या, क्लियर। आगे बढ़ू, ये क्लियर हुआ सबको, प्लीज गिव मी आंसर, ये क्लियर हुआ सबको, गिव मी आंसर प्लीज। वापस से एक्सप्लेन करूं क्या, या समझ में आ गया। निहारिका, प्रणय, सिद्धि मैसेज आ गया आपका, दिशा आ गया मैसेज, सुबोध आ गया, आयुष आ गया, परिगा, सृष्टि, कशिश, तहरीम, बहुत बढ़िया। आपका तहरीम, आपका आंसर सही था इस क्वेश्चन में, आपने नो बोला था ना, समझा, क्लियर। मैथिली बहुत बढ़िया, सभी लोग आप आंसर दिया करो, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं तो सबके लिए ना आया हूं बाबू पढ़ा दे, सब जवाब देते तो हमको अच्छा लगता है सुन के। चलो इधर देखो, अब इसमें है सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, कंडीशन क्या है कि किस कंडीशन में रिएक्शन चल रहा है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। और बाबू टेम्परेचर जो है ना हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं,
हर बार टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलते हैं। अब इसमें है कि कंडीशन एट विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर बाय, ऐसे बोलो बाय बोलने का तरीका थोड़ा बदलो, इमोशन लो, इमोशन। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाई सर, बहुत बढ़िया। तुम बोल नहीं सकते, लो अनम्यूट कर देते हैं, बोल लो एक बार, आवाज तो आना चाहिए भाई। बोल नहीं सको मेरे हृदय ऐसा, किसी का आवाज हम नहीं दबाते, आवाज दबाने का काम नहीं करते। अनम्यूट कर दिया, अब तुम लोग बोल सकते हो, बोलो।